हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजेक और ये हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास है। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। तो आपने अपने चारों तरफ देखा होगा बिजली की अहमियत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ज़रूरत है हमारी लाइफ में, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम, कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा थर्मल पावर प्लांट में, या फिर हम डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हम उसी के बारे में आज स्टार्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, क्या क्या टर्म यूज़ होती हैं, यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत बोलते हैं हम हिंदी में। तो क्या होता है कि इसको ना, अगर मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूँ, इसको बोलेंगे हम किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे दो तीन डेफिनेशन बनती चलेंगी। मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है, और जो भी टर्म हम ऐसी यूज़ कर रहे हैं पूरी क्लास के बीच में, आपको आपने पहली बार सुनी हो तो आप उसको जरूर लेना। और क्योंकि वो टर्म्स बार बार यूज़ होंगी, और अगर आपने स्टार्टिंग में ही क्लास के वो सारी चीज़ें समझ ली कि इस चीज़ का क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है, ये कहाँ यूज़ हो रही है, तो आपको पूरा आराम से पूरी की पूरी क्लास समझ में आ जाएगी, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या या विद्युत है क्या। तो व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू ए कंडक्टर देन देर इज इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो क्या कह रहा है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं, चार्ज क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब यहाँ पे ना दो तीन डेफिनेशन आ गई, किस पॉइंट आ गए। एक तो चार्जेस आ गया, एक कंडक्टर आ गया। तो ये होते क्या हैं, चार्जेस क्या होते हैं या कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर क्या होते हैं, पहले हम कंडक्टर पढ़ते हैं। चालक बोलते हैं इनको हिंदी में। ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जिनमें से करंट आसानी से फ्लो कर जाए, निकल जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो कंडक्टर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन ना यहीं से क्वेश्चन बनता है अपने एचएसएससी में, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से निकालते हैं साइंस में कि कंडक्टर क्या होते हैं। इस तरह से आपसे क्या कर लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, कंडक्टर क्या होते हैं, मटेरियल या सब्सटेंस जिनमें से करंट क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। यहाँ पे मैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, तो कंडक्टर क्या होंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होंगे, बिजली के कंडक्टर होंगे। अगर मैं यहाँ पे हीट की बात कर बोलता तो क्या होते हैं, हीट के कंडक्टर होते हैं जिनमें से आसानी से हीट मतलब गर्मी पार हो जाए। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ हीट को गर्मी या उष्मा बोलते हैं, वो पार हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जैसे तांबा आपने देखा होगा, अपने चारों तरफ हम तांबे की वायर यूज़ करते हैं, सिल्वर चांदी, गोल्ड आयरन, गोल्ड मतलब लोहा, सॉरी सोना आयरन लोहा, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, यूज़ भी देखा होगा आपने, घर में यूज़ करते हैं तांबे के। जैसे आप बहुत सारों ने देखा होगा कि हम फ्यूज़ में यूज़ करते हैं। सिल्वर, अच्छा अब यहाँ से ना क्वेश्चन बनता है, सिल्वर क्या है, दुनिया में अब तक का सबसे बेस्ट मेटल है, जो सबसे अच्छा क्या है, कंडक्टर है। आप फिर से मैं बता रहा हूँ, सिल्वर चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, साथ के साथ हीट का भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब मेटल नॉन मेटल को पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है, सिल्वर क्या है, सबसे अच्छा कंडक्टर है बिजली का। लेकिन तब भी हम यहाँ पे एल्यूमिनियम भी लिख लेना आप। एल्यूमिनियम की क्या करते हैं, वायर, जो आपने देखा होगा घरों में हमारे बिजली आती है पावर प्लांट से, या मैं बोलूँ आपके यहाँ जो भी सब डिवीज़न होगा वहाँ से जो बिजली आती है वो एल्यूमिनियम की वायर से आती है। तो इसका रीज़न अब आप समझ में गए होंगे कि सिल्वर की वायरिंग हम क्यों नहीं करते, क्योंकि सिल्वर क्या है, महंगा है, इसलिए हम उसके बाद एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। कॉपर सॉफ्ट होता है, इसलिए कॉपर को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम बिजली को भेजने के लिए। इंसुलेटर क्या होते हैं, रोधक बोलते हैं इनको, वही जो बिजली को पार ना होने दे उनको क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पता है कैसे बनेगा, जैसे रबर, ये भी इंसुलेटर है, प्लास्टिक भी है, ग्लास है, ये ग्लास वाला याद रखना आपको, ग्लास इंसुलेटर होता है, वुड लकड़ी। अब यहाँ पे लकड़ी का आपको याद रखना है, अगर लकड़ी सूखी है तो वो इंसुलेटर है, उसमें से बिजली पार नहीं होगी। अगर लकड़ी गिल्ली है तो क्या हो जाएगी, फिर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। प्योर वाटर, प्योर वाटर कौन सा होता है,
जो हम डिस्टिल करके यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। इम्प्योरिटी मतलब कोई भी इम्प्योरिटी कैसे समझाऊँ मैं, कोई भी चीज़ें मिक्स नहीं हो, बिल्कुल प्योर वाटर हो, सिर्फ पानी हो उसमें, वो क्या होगा, हमारा इंसुलेटर होगा। तो अगर बिल्कुल प्योर पानी है और उसमें करंट है तो आपको करंट लगने के चांसेस नहीं होंगे। एयर, हवा भी क्या होती है, इंसुलेटर होती है, किसकी, बिजली की। तभी तो हमारी जो वायर होती हैं, वायर के अगर आप पास भी जाते हो तो करंट नहीं लगता, क्योंकि एयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है। अब सेकंड डेफिनेशन क्या आई थी, हमने पढ़ा था चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को आप इस तरह से समझो कि किसी मटेरियल के अंदर कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की वजह से अगर वो मटेरियल या उस मटेरियल को हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है, वो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस पैदा करती है। एक तरह से समझो इसको, मैं इसको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लो एक मैग्नेट है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, और इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अगर कोई दूसरे मैग्नेट को मैं इसके पास लेके जाता हूँ, मान लो एक कोई दूसरा मैग्नेट है, मैं इसको इसके पास लेके जाता हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमने पढ़ा है कि सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, और अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मान लो मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाऊँगा, तो इस मैग्नेट की वजह से इसकी मैग्नेट कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा, या तो ये इससे दूर भागेगा। अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ की साइड लेके जाऊँगा तो दूर भागेगा, या मैं नॉर्थ को साउथ की तरफ लेके आऊँगा तो ये एक दूसरे को खींचेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो सेम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, या उनके अंदर चार्जेस होते हैं, अगर उनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाओगे तो वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे उन इलेक्ट्रिक फोर्सेस को। यहाँ पे भी सेम मैग्नेटिक फोर्सेस है इनके चारों तरफ, तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कट करेंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अगर आपसे कोई वैसे पूछे तो क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का हमें कैसे पता चलेगा, तो क्या बोलोगे, सर अगर हम किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फोर्सेस की तरफ रिएक्ट करवाए तो उसके अंदर क्या होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ से चार्ज की एसआई यूनिट पूछ सकता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलाम होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। और सेम प्रोटॉन पे होता है। अब याद रखना, ये हमेशा याद रखना, चार्जेस अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव में लिख लेते हैं, और प्रोटॉन के बारे में बात करूंगा मैं तो क्या बोलेंगे, सर ये पॉजिटिव में हो जाएगा, कितना होगा लेकिन सेम ही होगा। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ से अब आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, वो कह सकता है कि बताओ एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखो आपको ये तो याद करना ही करना है। इसी की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या करोगे, आप बोलोगे, देखो मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, हमने अभी पढ़ा है, माइनस नहीं लिख रहा मैं, सिंपल बात कर रहा हूँ। कूलाम, अगर मैं बोलूँ एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या बोलोगे, सर एक कूलाम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये इसी से ये निकालना है, मैंने सिर्फ मैथ की कैलकुलेशन की है, सॉरी ये सिर्फ मैथ की कैलकुलेशन की है। मैंने क्या किया कि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। अगर मैं एक कूलाम की बात करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगी, और जैसे ही मैं 1 को 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा,
6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आगे क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, विद्युत धारा। हमने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर, क्या बोलेंगे हम उसको, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बोलना स्टार्ट कर देंगे हमें कि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और इसको निकालने का तरीका, या हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट आई होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्जेस डिवाइड बाई टाइम, चार्जेस को हम क्यू से डिनोट करते हैं और डिवाइड बाई टाइम। तो देखो यहां से भी आप बोल सकते हो कि कितने चार्जेस एक पर्टिकुलर टाइम में पास हुए या चले, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसको ना एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये कोई कंडक्टर था और मैंने यहां पे ना एक पॉइंट ले लिया ये वाला, और यहां से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस तरह से, समझ रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने यहां से नोटिस किया कि भाई एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए इस पॉइंट से। समझो फिर से, मैंने क्या नोटिस किया कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, वहां से पे मैं चेक करना स्टार्ट किया कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पार हो रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से आप समझो कि मैं बोलूँ, आप रोड पे खड़े हो जाओ और आप ब्लैक कलर की गाड़ियाँ काउंट करो 1 घंटे में, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 घंटे में 60 गाड़ी गई हैं या 100 गाड़ी गई हैं ब्लैक कलर की। तो आप उसको रेट बोल सकते हो एक तरह से कि पर आवर 100 गाड़ी पास होती रहती हैं। और विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट हमें पता है, एम्पियर होती है, ए से डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 एम्पियर को हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। अब यहीं पे फिर से आ जाओ। अब मैंने क्या बोला कि 1 एम्पियर करंट हम कब बोलेंगे, आपने देखा भी होगा कि देखते होगे आप, ये 2 एम्पियर का चार्जर है, या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में एम्पियर लिखे होते हैं, 5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, इस तरह से लिखे होते हैं। तो देखो, अगर मैं बोलूँ किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट कब होगा, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। मैं बोलूँ इसी पॉइंट पे आ जाओ, मैंने इसी पॉइंट पे क्या किया, चेक किया कि सर जब 1 सेकेंड में यहाँ से 1 कूलम चार्ज पास हो जाएगा, या पर सेकेंड कितना चार्ज पास होगा, 1 कूलम चार्ज पास होगा, तो उसको मैं बोलूँगा 1 एम्पियर या 1 एम्पियर। फिर से समझो, मैंने आपको बताया था 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बताया था मैंने 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, इस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब मैं इस पॉइंट से इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पार करवा रहा हूँ 1 सेकेंड में, तब इसके अंदर क्या होगा, 1 एम्पियर करंट होगा। जैसे ही मैं बोलूँगा 2 एम्पियर करंट कब होगा, तो आप इसको क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 एम्पियर कब होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप इमेजिन करो इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पार हो रहे हैं। जब आपके सर्किट में या आपके कंडक्टर में या घर में जो बिजली आ रही है, अगर उसके अंदर 1 एम्पियर है, तो 1 सेकेंड में एक पॉइंट से इतने इलेक्ट्रॉन पार हो रहे हैं, तब उसको 1 एम्पियर करंट बोलोगे आप। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, व्हेन 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करें किसी क्रॉस सेक्शन में कंडक्टर में 1 सेकेंड के अंदर। देखो वही बात आ गई, उसको हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर कितना करंट है, 1 एम्पियर करंट है। अब आपको थोड़ा सा मैक्रो और माइक्रो में याद रखना है। मैक्रो में कितना होगा, 10⁻³ एम्पियर, मतलब तीसरा हिस्सा नहीं बोलूँगा मैं, 1/10⁻³ एम्पियर। और माइक्रो में क्या हो जाएगा, 10⁻6 एम्पियर करंट। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसको मेजर करने में काम आता है, इलेक्ट्रिक करंट में कितना करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, कितने एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। देखो जितने पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने पॉइंट मैं बताता हूँ, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या फिर सिंपल एक नंबर के क्वेश्चन हो।
एक एक नंबर का मतलब क्या है, अब आपसे यहाँ से पूछ लेगा डायरेक्ट कि बताओ एमीटर या करंट को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए करंट को मापने के लिए एमीटर यूज़ करते हैं। या आपसे पूछ लेगा एक कुलाम एक एम्पियर करंट कितना होगा। या आपसे पूछ लेगा कि जब किसी सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें या इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करें, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये आपको ना ध्यान रखना है, जितने भी पॉइंट हम बताते चलते हैं वो हर एक इम्पोर्टेंट है, आपको हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है। और साइंस का एक और बता रहा हूँ मैं सारी साइंस बिल्कुल बेसिक इस तरह से करवाता हूँ कि आपने हर चीज़ें कहीं ना कहीं नोटिस की हैं, तो मैं उस हिसाब से भी करवाता हूँ कि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को अपने आप से। तो एमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के काम आता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीटर हमेशा क्या इसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। इसको ना अभी मैं सिंपल एक सर्किट से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक बैटरी है ये, अगर मैं इसमें एमीटर यूज करूँगा तो मैं इसको डायरेक्ट सीरीज में कनेक्ट करूँगा इस तरह से। सीरीज का मतलब क्या है, एक ही वायरिंग में मैं उसको क्या कर रहा हूँ, लगातार जो वायरिंग चल रही है उसी में क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका रीज़न क्या होता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। सीरीज में करंट कभी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि हम एमीटर से करंट को मापने की कोशिश कर रहे हैं या करंट माप रहे हैं। तो एमीटर में हमें जितना भी करंट वो सेल या बैटरी प्रोड्यूस कर रही है, हमें पूरा का पूरा मापना है। तो एमीटर को हम हमेशा किस में यूज़ करेंगे, सीरीज में यूज़ करेंगे। फिर से याद रखना रीज़न, क्योंकि सीरीज में कभी भी करंट डिवाइड नहीं होता। इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बहुत बार यूज़ भी किया है, मैं फिर से बता देता हूँ। ऐसा रास्ता जिसमें से क्या हो जाता है, क्लोज पाथ, जिसमें से क्या हो जाए, करंट क्या हो रहा हो, पूरा का पूरा एक सर्किट बना रहा हूँ कि बैटरी से कनेक्ट हुआ है और करंट पूरा घूम के वापस से क्या आ रहा है, दूसरे टर्मिनल, बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक पहुँच रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो ये पॉइंट हो जाते हैं हमारे यहाँ तक। इसके बाद हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया, या दो अलग अलग टाइप का करंट डिवाइड किया हुआ है। पहला है डायरेक्ट करंट और दूसरा है एसी अल्टरनेट करंट, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होती टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। मतलब देखो मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक जैसा है, डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी चल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। लेकिन अल्टरनेट करंट क्या होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती रहे, थोड़ी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे। सॉरी, ये इतना ही बनेगा, ये थोड़ा सा गलत बन गया, इस तरह से जितनी ये पीक है इतना ही बनेगा। सेम यहाँ पे आगे ऐसे ही चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज, और ये क्या हमारा टाइम है। तो देखो अब यहाँ से एसी करंट को समझते हैं। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से क्या आ गया, ये नेगेटिव हो गया, और फिर से एक टाइम के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट या एसी बोलते हैं हम इसको। घरों में हमारे सारा एसी करंट यूज होता है मोस्टली हर जगह पे। डायरेक्ट करंट सेल, बैटरी और में या यहाँ से प्रोड्यूस होता है। डीसी डायनमो इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ से हम डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करते हैं, और एसी डायनमो जो अल्टरनेट करंट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अल्टरनेट करंट में लगातार मैग्नीट्यूड क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अच्छा ना, अब तक हमने जितना पढ़ा है, देखो अगर मैं आपको बताऊं, हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, मान लो मैं आपको कह रहा हूँ जितने भी आप सॉलिड चीज़ें देखते हो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है, और जितने लिक्विड होते हैं उनमें आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आयरन, तो अगर मैं आयरन की बात करूँगा तो आयरन में जो करंट फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, आपको याद रखना है, वो करेगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सेम अगर मैं कोई और मेटल ले रहा हूँ, जैसे मैंने कॉपर की बात की, या फिर मैंने सिल्वर, गोल्ड, इनकी बात की, तो इनमें क्या करेंगे हम, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये सिंबल लिखे मैंने, सिंपल आसान लिख समझाने के लिए सिर्फ,
इनमें जब करंट फ्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेगा। ये है हमारे सॉलिड की बात करूँ मैं, या मेटल्स बोल सकता हूँ मैं इनको। लेकिन जैसे ही मैं लिक्विड की बात करता हूँ, लिक्विड में जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा आयंस की वजह से। आयंस भी सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वाटर, पानी का। हमने पढ़ा था कि प्योर वाटर क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देता या इंसुलेटर होता है। लेकिन जैसे ही मैं पानी में नमक ऐड करता हूँ, सोल्ट ऐड करता हूँ, तो इसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या हो जाते हैं, हमारे आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर क्या करना स्टार्ट कर देता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। या फिर मैं इसमें कोई भी एसिड या बेस ऐड कर दूं, तो इनकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, आयंस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से करंट क्या करना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर से, पानी के अंदर से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको ये याद रखना है। वैसे भी ध्यान रखना है कि अगर पानी प्योर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिक्स है, तो वो इंसुलेटर है। लेकिन जैसे ही पानी में आप कुछ चीज़ें ऐड करते हो जिनकी वजह से उसके अंदर आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो वाटर फिर से क्या करना स्टार्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाता है। तो तभी मैंने आपको बोला था, वुड का जो एग्जाम्पल लिया था, अगर वो ड्राई वुड है, देखो वुड का नेचर है इंसुलेटर, ड्राई में कोई पानी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उस वुड को भिगोते हो नॉर्मल वाटर से, फिर से बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल वाटर से जैसे भिगोते हो तो उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड होती हैं, कुछ ना कुछ ऐड होता है, जिसकी वजह से वो लकड़ी के अंदर भी क्या आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं, और वो लकड़ी क्या करना स्टार्ट कर देती है, करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। तभी आपने सुना भी होगा कि बिजली के इंस्ट्रूमेंट को कभी भी गिल्ली लकड़ी से नहीं टच करना चाहिए, या गिल्ले हाथ से टच नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ये थोड़ा सा था जो मुझे समझाना था, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है कि अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, अब आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाना चाहिए कि अगर सर सॉलिड की बात कर रहे हैं या मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो फ्लो होगा करंट वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। अगर मैं किसी भी लिक्विड की बात करूँगा तो वहाँ पे किसकी वजह से फ्लो करेगा करंट, आयंस की वजह से फ्लो करेगा। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से, हमने डीसी और एसी पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। अब सुनो, आप इमेजिन करो, मान लो आपके गांव में या घर पे लाइट नहीं है, और जो पावर स्टेशन है वहाँ पे लाइट है। तो पावर स्टेशन पे अगर लाइट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत सारे इकट्ठे हो रहे होंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे कि मूव करना चाहेंगे, क्योंकि पीछे से चार्जेस लगातार क्या हो रहा है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो वहीं से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टर्म आती है कि मान लो आप वहाँ से लेके आपके घर तक बिजली आती है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वहाँ पे रास्ते पे। तो कितना काम आप कर रहे हो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, एक यूनिट चार्ज को, एक चार्ज को वहाँ से लेके आपके घर तक लेके आए। अब यहाँ पे इनफाइनिटी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर की बात कर रहे हैं हम। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था कि जो आप पावर स्टेशन की बात कर रहे थे, कि वहाँ से आप एक चार्ज को आपके घर तक लेके आए हो, कितना काम करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपके घर के और उस पावर स्टेशन के बीच का। अगर आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हम आगे पढ़ेंगे वो एक दो पॉइंट के बीच का हो जाएगा। अब सुनो, देखो मैंने यहाँ पे समझाने की भी कोशिश की है। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, और करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। ये आपको याद रखना है। हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पे होती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। आप इसको याद भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्मिनल भी उसी को बोलते हैं। करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या होगी, अपोजिट होगी। ये आपको यह ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या सर्किट क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये टर्म आपने बहुत सुनी है। अब आप इसको सुन के ऐसे हो रहा होगा, पता नहीं क्या ही करवा रहे हैं सर। आपने घरों में देखा होगा, वोल्टेज देखी होगी ना, आप घरों में क्या बोलते हो, एसी की वोल्टेज देखी होगी, उसमें 220
या 240 वोल्ट आता है, वो सारा इसी का है। या आपने फ्रीज जो पहले यूज़ करते थे फ्रीज पे वोल्टेज, या घरों में, अभी तो नहीं हो रहा ये दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तब बहुत धीरे मतलब कम लाइट आती थी, तो वहाँ पे वोल्टेज यूज़ करते थे, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाने के काम ही आती थी। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है हमारी, वोल्ट होती है, वी से डिनोट करते हैं। और इसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। और ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब इसका डायग्राम समझो, देखो आपको ने देखा होगा जो हमने एमीटर का पढ़ा था वो डायरेक्ट था। अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ या वोल्ट मीटर की बात करता हूँ, मान लो एक सर्किट था ये, मैं सिर्फ और कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड नहीं कर रहा इसमें, ना तो मैंने इसमें बल्ब लगाया है ना की लगाई है, कुछ भी नहीं। एमीटर कहाँ यूज़ किया था मैंने, डायरेक्ट यहाँ पे किया था। अब आप पैरेलल में समझ जाओगे, वो था सीरीज में। देखो ये वायर यहाँ से स्टार्ट हुई बिल्कुल खत्म, लेकिन पैरेलल क्या होगा, जब मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा तो ये हमारा पैरेलल में। तो क्या बोलोगे सर, जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज मापने के या पोटेंशियल डिफरेंस मापने के काम आता है, और उसको हमेशा हम किस में यूज़ करते हैं, पैरेलल में यूज़ करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है उठ के कि जो घरों में वायरिंग होती है, जो आपने देखा होगा घरों में वायरिंग होती है, वो कौन सी ज़्यादा सही होती है, पैरेलल में कनेक्ट करनी चाहिए या सीरीज में कनेक्ट करनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर पैरेलल में कनेक्ट करने चाहिए, क्योंकि सारे घर में फिर क्या रहेगी, सेम वोल्टेज रहेगी। तो उसकी वजह से हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं घर में, वो सारे या जितनी भी वायरिंग होती है वो हमेशा किस में होती है, पैरेलल में होती है। देखो एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, घरों में वायरिंग किस वे में होनी चाहिए, तो बोलोगे सर पैरेलल में होनी चाहिए। अभी मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, W/Q। W क्या था, वर्क। कितना काम करना पड़ेगा आपको एक चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाने के लिए। देखो कितना काम करना पड़ेगा एक चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाई 1 कुलाम। देखो यहाँ से सब कुछ किया है। 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल काम करना पड़ेगा 1 कुलाम चार्ज को लेके आने के लिए। 1 करना है मुझे, ये 1 चाहिए 1 वोल्ट, तो ये 1 हो सकता है ना, बिल्कुल 1 डिवाइड बाई 1 1 ही आएगा। अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ, इसको भी 1 लिखूँ, तो V कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 1 ही होगा ना, 1 वोल्ट। तो इसको समझने के लिए फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 वोल्ट कब होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जब 1 जूल काम करना पड़ेगा आपको 1 कुलाम चार्ज को लेके आने के लिए। 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव ए 1 कुलाम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 वोल्ट हो जाएगा। एमीटर का साइन ये होता है, वोल्ट मीटर का ये होता है। ये हमने पढ़ा है MV, अभी पढ़ा था माइक्रो, KV, ये आपने बहुत देखा होगा। आप ये चीज़ें ना नोटिस भी कर सकते हो अपने आसपास। जैसे आप खेत में देखते हो, खेत की वायरिंग होती है, जो बिजली आती है खेतों में, उस पे देखना 1100 लिखा होगा, 1100 वोल्ट या 11,000 वोल्ट, इस तरह से लिखा होगा। या फिर मिलेगा 11 KV मिलेगा या 20 KV मिलेगा। तो उसका मतलब होता है किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, इतनी बिजली आ रही है वहाँ पे। और ये क्या होता है हमारा, मेगावाट। ये आपने देखा होगा, जितने भी आप पावर प्लांट सुनते हो तो आपने देखा होगा 500 मेगावाट का, भाई ये इस यहाँ पे 750 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से तो हम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। आप उसमें एम्पियर में करंट बहुत कम मापते हैं। आपने सुना भी बहुत कम होगा कि हमारे घर पे 5 एम्पियर करंट आया, किसी ने सुना है? आप क्या बोलते हो? अगर कोई आपको बोलता है बताना कितनी बिजली आई हुई है घर पे, ये ना एक हमारी जुबान पे बैठ गई ये चीज़ें, तो आप क्या बोलोगे, हमारे घर में ना 220 वोल्ट बिजली आई हुई है। अरे भाई बिजली हम एम्पियर में मापते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। मैं इससे नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा वोल्ट से ही क्यों मापते हैं हम। वो एक ओम थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक रूल दिया था ओम लॉ, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चल रही आगे, और वही हमारी ज़ुबान पे बैठ गया कि जो हम चीज़ें देखते हैं अपने आसपास या सुनते हैं वही हमारी ज़ुबान पे है कि कितनी बिजली आई हुई है।
तो हम जो बिजली देखते हैं अपने, या जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने की यूनिट, मैं फिर से बता रहा हूँ, एम्पियर होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस मापने की यूनिट क्या होती है हमारी, वोल्ट होती है। यहाँ से क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, या तो सिंबल दे देगा आपको, ऐसे पूछ लेगा ये किसका सिंबल है, या आपको बोलेगा बताओ पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। या फिर क्या पूछ सकता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में, पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो आपको याद रखना है पैरेलल में कनेक्ट होता है। या 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे, ये प्रॉपर पूछी हुई है, एचटेट में पूछी हुई है ये। और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, या वोल्ट मीटर से मापते हैं, या एमीटर से मापते हैं, कहाँ पे कनेक्ट होता है। ये क्वेश्चन एचएसएससी में भी आए हुए हैं और अदर एग्जाम में भी आए हैं, जैसे सीजीएल वगैरह में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी इलेक्ट्रिसिटी की। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें कि आगे आपको अपडेट मिलती रहे। हम वहाँ पे नोट्स भी डालते रहते हैं और क्वेश्चन भी डालते रहते हैं, हर टॉपिक से मोस्टली 50-50 क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो।